हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन को हराने का रास्ता दिखाती है। किताब का नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस और इसके लेखक हैं ए सुमन। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? काम शुरू करते ही मन भटक जाता है, फोन उठाते ही 2 घंटे निकल जाते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं। जितना काम है उतना ही समय नहीं लगता, पर फिर भी काम अधूरा रह जाता है। शाम को सोते वक्त लगता है आज फिर कुछ खास नहीं किया, दिन निकल गया बस यूं ही। अगर ये सब तुम्हारे साथ भी होता है तो तुम अकेले नहीं हो। आज की दुनिया में हर इंसान इसी समस्या से जूझ रहा है। डिस्ट्रैक्शन हर तरफ है, फोन में, टीवी में, सोशल मीडिया में, यहाँ तक कि हमारे अपने दिमाग में भी। पर ए सुमन कहते हैं, फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये कला है जिसे सीखा जा सकता है, जिसे अभ्यास किया जा सकता है, जिसे मास्टर किया जा सकता है। इस किताब में उन्होंने फोकस के विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। उन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम क्यों भटकते हैं और इस भटकाव को कैसे रोका जा सकता है। इस ऑडियो बुक में हम इन सभी तकनीकों को विस्तार से समझेंगे। हम सीखेंगे डीप वर्क का फॉर्मूला, पोमोडोरो तकनीक का जादू, डिजिटल डिटॉक्स का तरीका और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, अपने फोन को साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने बिखरे हुए मन को एक जगह केंद्रित करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाना है और कैसे अपने समय का अधिकतम उपयोग करना है। चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय। दोस्तों, पहले अध्याय में हम समझेंगे कि फोकस आखिर है क्या चीज और ये हमारी जिंदगी में इतना अहम क्यों है। सुमन अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही सरल परिभाषा से करते हैं। फोकस का मतलब है अपने दिमाग की सारी शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना। जैसे सूरज की किरणें जब एक जगह केंद्रित होती हैं तो आग लग सकती है, वैसे ही हमारा दिमाग जब एक जगह केंद्रित होता है तो असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। यही फोकस की ताकत है। पर आज के समय में हमारा दिमाग बिल्कुल बिखरा हुआ है। एक तरफ काम का प्रेशर, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, तीसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां। हर तरफ से हम पर जानकारियों का हमला हो रहा है। हमारा दिमाग एक साथ इतनी सारी चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकता। नतीजा, हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। सुमन एक बहुत ही रोचक आंकड़ा बताते हैं। 2000 के दशक में एक इंसान का औसत ध्यान अवधि, अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था। आज ये घटकर 8 सेकंड रह गया है। यानी एक सुनहरी मछली का ध्यान अवधि 9 सेकंड होता है। हम मछलियों से भी बदतर हो गए हैं। यही वजह है कि आज हर कोई थका हुआ महसूस करता है। दिन भर काम करते हैं पर शाम को लगता है कुछ किया ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम गहराई में नहीं जा पाते, हम सतह पर ही रह जाते हैं। हम हर काम को आधा अधूरा करते हैं और फिर सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। सुमन कहते हैं, फोकस की कमी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। हम में से हर किसी में अपार संभावनाएं हैं, पर वो संभावनाएं तब तक बेकार हैं जब तक हम उन पर फोकस नहीं करते। सोचो, अगर तुम्हारे पास दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है पर उस पर एक साथ हजारों प्रोग्राम चल रहे हों तो वो भी धीमा हो जाएगा। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का है। हम एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हम कुछ भी अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे। इस अध्याय में ए सुमन 3 तरह के फोकस के बारे में बताते हैं जो हमारी जिंदगी के 3 अलग अलग स्तरों से जुड़े हैं। पहला है टास्क फोकस, यानी किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना। जब तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना, जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करना। ये बहुत साधारण सी बात लगती है, पर आज के समय में ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन है। फोन की घंटी, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, दोस्तों के मैसेज, ये सब हमारा ध्यान भटकाते हैं। दूसरा है समय फोकस, यानी समय की कद्र करना, हर पल को महत्व देना, ये जानना कि समय वापस नहीं आता। जो पल बीत गया वो हमेशा के लिए बीत गया, इसलिए हर पल को कीमती समझना चाहिए। जब हम समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर रहे होते हैं। तीसरा है जीवन फोकस, यानी अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को जानना कि तुम इस दुनिया में क्यों हो,
तुम क्या हासिल करना चाहते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। ए सुमन कहते हैं, जिन लोगों के पास जीवन फोकस होता है वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। उन्हें पता होता है कि उनकी मंजिल क्या है, इसलिए वो रास्ते की बाधाओं से विचलित नहीं होते। ये तीनों फोकस एक दूसरे से जुड़े हैं। जीवन फोकस के बिना टास्क फोकस बेकार है, क्योंकि अगर तुम नहीं जानते कि तुम कहां जा रहे हो तो तेज दौड़ने का क्या फायदा। वहीं टास्क फोकस के बिना जीवन फोकस सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। ए सुमन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे एक्सरसाइज करके मजबूत किया जा सकता है। जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत होगा, जितना उपयोग करोगे उतना बेहतर होगा। इसलिए निराश मत हो अगर तुम्हारा फोकस कमजोर है। ये कोई जन्म दोष नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। इस किताब में हम यही सीखेंगे कैसे अपनी फोकस की मांसपेशी को मजबूत करना है। तो पहला सबक यह है कि फोकस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। आज से ही शुरू करो। जब भी कोई काम करो पूरे मन से करो, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो और उसे एक काम में डूब जाओ। देखोगे कि काम जल्दी होगा और क्वालिटी भी बेहतर होगी। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। आज तुमने कितने काम पूरे मन से किए? तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? तुम्हारा जीवन फोकस क्या है? तुम क्या हासिल करना चाहते हो? अगर तुम अपना फोकस 10% भी बढ़ा लो तो तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। चैप्टर 2, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हाउ डज आवर ब्रेन वर्क। दूसरे अध्याय में एएस सुमन हमें हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बताते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि समस्या क्या है तब तक उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। हमारा दिमाग करीब 100 अरब न्यूरॉन से बना है। हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है। ये एक अद्भुत नेटवर्क है, पर इस नेटवर्क की एक खासियत है, ये हर समय सक्रिय रहता है। एएस सुमन कहते हैं, हमारा दिमाग कभी रुकता नहीं। जब हम सोते हैं तब भी वो काम कर रहा होता है। सपने देखना, जानकारी प्रोसेस करना, यादों को संग्रहित करना, ये सब दिमाग के काम हैं। पर समस्या ये है कि हमारा दिमाग एक साथ कई काम नहीं कर सकता। ये एक मिथक है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सच ये है कि हम एक साथ कई काम नहीं कर रहे होते, बल्कि एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं, और हर स्विच में हमारा समय और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। एएस सुमन एक बहुत ही रोचक तथ्य बताते हैं। जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो हमारे दिमाग को फिर से फोकस होने में करीब 20-25 मिनट लग जाते हैं। यानी अगर तुम हर 10 मिनट में फोन चेक करते हो तो तुम कभी भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा आधे अधूरे मन से काम करोगे। यही वजह है कि आज के समय में लोग इतने थके हुए रहते हैं। उनका दिमाग लगातार स्विच कर रहा होता है, एक काम से दूसरे काम पर, एक विचार से दूसरे विचार पर। इससे दिमाग की एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होती है। एएस सुमन हमारे दिमाग के 2 मुख्य मोड्स के बारे में बताते हैं, फोकस्ड मोड और डिफ्यूज मोड। फोकस्ड मोड में हमारा दिमाग एक ही चीज पर केंद्रित होता है। जैसे जब तुम कोई मुश्किल सवाल हल कर रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो। इस मोड में दिमाग की एनर्जी एक जगह लगती है और काम तेजी से होता है। डिफ्यूज मोड में हमारा दिमाग आराम कर रहा होता है, जैसे जब तुम टहल रहे हो या नहा रहे हो या बस यूं ही बैठे हो। इस मोड में दिमाग पीछे से काम करता है, नए कनेक्शन बनाता है, क्रिएटिव आइडियाज लाता है। दोनों मोड जरूरी हैं। फोकस्ड मोड में हम काम करते हैं, डिफ्यूज मोड में हम आराम करते हैं और नए विचार पाते हैं। पर आज के समय में हम डिफ्यूज मोड को ही खत्म कर रहे हैं। हम हर वक्त फोन में लगे रहते हैं। जब भी थोड़ा सा समय मिलता है हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। इससे हमारा दिमाग कभी आराम नहीं कर पाता। ए सुमन कहते हैं, डिफ्यूज मोड में ही हमारे सबसे अच्छे विचार आते हैं। आइंस्टीन को रिलेटिविटी का थ्योरी टहलते वक्त आया था। आर्किमिडीज को यूरेका का आइडिया नहाते वक्त आया था। ये कोई संयोग नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। दिन में कुछ समय निकालो जब तुम कुछ न करो, बस बैठो या टहलो या आसमान देखो। इससे तुम्हारा दिमाग रिचार्ज होगा और नए विचार आएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारा दिमाग नई चीजों की तरफ आकर्षित होता है। ये एवोल्यूशन का हिस्सा है।
हजारों साल पहले जब हम जंगल में रहते थे तो नई चीजों पर ध्यान देना जरूरी था। कहीं कोई शिकारी तो नहीं आ रहा, कहीं कोई नया फल तो नहीं मिला। पर आज के समय में यही गुण हमारे लिए समस्या बन गया है। सोशल मीडिया, न्यूज, एड्स, सब कुछ हमारा ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। ए सुमन कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बिजनेस है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब कंपनियां अरबों डॉलर कमाती हैं तुम्हारा ध्यान बेचकर। तुम्हारा फोकस ही उनका प्रोडक्ट है। इसलिए अपने फोकस की रक्षा करना सीखो। ये तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। जैसे तुम अपने पैसे की रक्षा करते हो, वैसे ही अपने फोकस की भी रक्षा करो, क्योंकि फोकस के बिना तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब कुछ सोचने वाले सवाल। तुम दिन में कितनी बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हो? क्या तुम अपने दिमाग को आराम देने के लिए समय निकालते हो? तुम्हें सबसे अच्छे विचार कब आते हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा फोकस कंपनियों के लिए कितना कीमती है? चैप्टर 3, ध्यान भटकने के 7 मुख्य कारण, 7 मेन रीजंस फॉर डिस्ट्रैक्शन। तीसरे अध्याय में ए सुमन उन 7 मुख्य कारणों के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से हमारा ध्यान भटकता है। इन कारणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बीमारी की जड़ नहीं जानेंगे तब तक इलाज संभव नहीं है। पहला कारण, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर दिन हमारा फोन सैकड़ों बार बजता है, हर बार हम उसे देखते हैं और हर बार हमारा ध्यान भटकता है। ए सुमन बताते हैं कि एक स्टडी के मुताबिक एक औसत इंसान दिन में 150 बार अपना फोन चेक करता है, यानी हर 6-7 मिनट में एक बार। इस हालत में फोकस करना नामुमकिन है। दूसरा कारण, मल्टीटास्किंग का झूठ। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, पर सच ये है कि हम एक साथ कई काम नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर सकते हैं, और हर स्विच में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। ए सुमन कहते हैं, मल्टीटास्किंग सिर्फ एक भ्रम है। ये हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, पर असल में हम अपना समय और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा कारण, नींद की कमी। जब हम पूरी नींद नहीं लेते तो हमारा दिमाग थका हुआ रहता है। थका हुआ दिमाग आसानी से भटक जाता है। ए सुमन बताते हैं कि नींद की कमी से हमारी फोकस करने की क्षमता 50% तक कम हो जाती है। इसलिए रोज 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। चौथा कारण, स्ट्रेस और चिंता। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग शांत नहीं रह पाता। वो इधर उधर भटकता रहता है, एक चिंता से दूसरी चिंता पर, एक डर से दूसरे डर पर। ए सुमन कहते हैं, तनाव का सबसे बड़ा शिकार हमारा फोकस होता है। इसलिए तनाव को मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी है। पांचवा कारण, लक्ष्यों की अस्पष्टता। जब हमें पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं तो हमारा दिमाग भटकता है। जैसे अगर तुम्हें पता नहीं कि कहां जाना है तो तुम हर रास्ते पर भटकोगे। ए सुमन कहते हैं, स्पष्ट लक्ष्य ही फोकस की पहली सीढ़ी है। जब तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप उस दिशा में काम करने लगता है। छठा कारण, बोरियत। जब हमें कोई काम पसंद नहीं आता या वो बहुत आसान लगता है तो हम जल्दी बोर हो जाते हैं, और बोर होते ही हमारा दिमाग किसी और चीज की तलाश करने लगता है। ए सुमन कहते हैं, बोरियत को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस काम में एक चुनौती ढूंढो, उसे और मुश्किल बनाओ, उसे और इंटरेस्टिंग बनाओ। सातवां कारण, पर्यावरण। हमारा आसपास का वातावरण भी हमारे फोकस को प्रभावित करता है। अगर तुम्हारा कमरा गंदा है, अगर वहां शोर है, अगर तुम्हारे आसपास लोग बातें कर रहे हैं तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ए सुमन कहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को फोकस के अनुकूल बनाओ। साफ सुथरा कमरा, शांत जगह, व्यवस्थित टेबल, ये सब फोकस में मदद करते हैं। ये 7 कारण हैं जो हमारा ध्यान भटकाते हैं। अब हर कारण का अलग अलग समाधान है जिसे हम आगे के अध्यायों में समझेंगे। पर सबसे पहले जरूरी है कि तुम पहचानो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। कौन सा कारण तुम पर सबसे ज्यादा हावी है। ए सुमन कहते हैं, जागरूकता ही समाधान की पहली सीढ़ी है। जब तुम जानोगे कि समस्या क्या है तब तुम उसका हल ढूंढ सकते हो। इसलिए आज से ही अपने डिस्ट्रैक्शन को ट्रैक करना शुरू करो। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, नोट करो कि क्यों भटका, क्या वजह थी। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? फोन, सोशल मीडिया या कुछ और? क्या तुम मल्टीटास्किंग करते हो? क्या वो इफेक्टिव है?
तुम रोज कितने घंटे सोते हो? तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट हैं या अस्पष्ट? तुम्हारे काम करने का वातावरण कैसा है? चैप्टर 4 डीप वर्क, गहराई में उतरने की कला। चौथे अध्याय में ए सुमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, डीप वर्क। ये शब्द उन्होंने कैल न्यूपोर्ट की फेमस किताब से लिया है, पर ए सुमन ने इसे भारतीय संदर्भ में बहुत अच्छे से समझाया है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे मन से गहराई में जाकर काम करना। ये वो अवस्था है जब तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो कि समय का पता नहीं चलता। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक काम पर होता है। ए सुमन बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग डीप वर्क के मास्टर होते हैं। बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक मनाते हैं, जब वो एक झोपड़ी में अकेले चले जाते हैं और सिर्फ सोचते हैं। स्टीव जॉब्स के पास अपने ऑफिस में एकांत कमरा था, जहां वो घंटों बैठकर सोचते थे। ये सब डीप वर्क के उदाहरण हैं। पर डीप वर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ए सुमन 3 कारण बताते हैं। पहला, डीप वर्क में हमारी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। जब हम गहराई में जाते हैं तो हम बेहतर सोच पाते हैं, बेहतर समाधान ढूंढ पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। दूसरा, डीप वर्क में हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जो काम साधारण फोकस में 4 घंटे लगता है, वही डीप वर्क में 1 घंटे में हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग पूरी क्षमता से काम कर रहा होता है। तीसरा, डीप वर्क से हमें संतोष मिलता है। जब हम पूरे मन से काम करते हैं तो उस काम से सैटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलता है। शाम को सोते वक्त हमें लगता है कि आज कुछ किया। ए सुमन कहते हैं डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को दूर करना होगा। यह बहुत मुश्किल है पर जरूरी है। इसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, फोन को दूर रखो। अगर तुम काम कर रहे हो तो फोन को दूसरे कमरे में रखो, ऐसी जगह जहां से उसकी आवाज ना आए। नोटिफिकेशन बंद करो। अपने आप को बताओ कि अगले 2 घंटे में तुम दुनिया के लिए अनअवेलेबल हो। दूसरा तरीका, एक समय तय करो। हर दिन कुछ घंटे डीप वर्क के लिए अलग रखो। ये सुबह के समय हो सकता है या शाम को, जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश हो। ए सुमन सुबह के समय की सलाह देते हैं, क्योंकि तब दिमाग थका हुआ नहीं होता। तीसरा तरीका, एक जगह तय करो। काम करने के लिए एक निश्चित जगह बनाओ। वो जगह सिर्फ काम के लिए हो। वहां आराम ना करो, गाने ना सुनो, खाना ना खाओ। उस जगह पर बैठते ही तुम्हारा दिमाग काम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चौथा तरीका, छोटे छोटे सेशन से शुरू करो। पहले दिन सिर्फ 15 मिनट डीप वर्क करो, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे बढ़ाओ। ए सुमन कहते हैं डीप वर्क की मांसपेशी भी धीरे धीरे बनती है, एक दिन में नहीं। पांचवा तरीका, बीच में ब्रेक लो। 90 मिनट डीप वर्क के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लो। इस ब्रेक में आंखें बंद करो, टहल लो, पानी पी लो, पर फोन मत उठाओ। फोन उठाते ही तुम्हारा फोकस टूट जाएगा। ए सुमन बताते हैं कि डीप वर्क को आदत बनाने में 66 दिन लगते हैं। ये एक स्टडी में पाया गया है। इसलिए धैर्य रखो। अगर पहले दिन तुम 15 मिनट ही कर पाए तो कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करो, लगातार करो। एक और महत्वपूर्ण बात, डीप वर्क के लिए अपने एनर्जी लेवल का ध्यान रखो। जब तुम थके हो तो डीप वर्क नहीं होगा। इसलिए अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो। शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा। प्रतिबिंबित प्रश्न, तुम दिन में कितने घंटे डीप वर्क कर पाते हो? तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव समय कौन सा है? क्या तुम्हारे पास काम करने के लिए एक निश्चित जगह है? तुम डीप वर्क के लिए क्या क्या करते हो? 5वें अध्याय में ए सुमन एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तकनीक के बारे में बताते हैं, पोमोडोरो तकनीक। ये तकनीक फ्रांसिस्को सिरिलो ने 1980 के दशक में बनाई थी और आज दुनिया भर में लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पोमोडोरो का नाम एक टोमेटो के आकार के किचन टाइमर से आया है। सिरिलो ने जब ये तकनीक बनाई तो उन्होंने ऐसे ही एक टाइमर का इस्तेमाल किया था। तकनीक बहुत सरल है। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट आराम करो। ये एक साइकिल है। 4 साइकिल्स के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लो। ए सुमन बताते हैं कि ये तकनीक इतनी इफेक्टिव क्यों है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, 25 मिनट इतना लंबा नहीं है कि हम बोर हो जाएं और इतना छोटा नहीं है कि कुछ हो ही ना सके। ये परफेक्ट बैलेंस है। जब हम जानते हैं कि हमें सिर्फ 25 मिनट काम करना है तो हम आसानी से फोकस कर पाते हैं। दूसरा कारण, बार बार आने वाले ब्रेक्स हमारे दिमाग को रिफ्रेश करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक हमें अगले 25 मिनट के लिए तैयार करता है। इससे हम थकते नहीं और लगातार काम कर पाते हैं। तीसरा कारण, ये तकनीक प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करती है। अक्सर हम कोई बड़ा काम देखकर डर जाते हैं,
पर पोमोडोरो में हम सिर्फ 25 मिनट के छोटे छोटे हिस्सों में सोचते हैं। ये बहुत आसान लगता है। ए सुमन पोमोडोरो तकनीक को इस्तेमाल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप, तय करो कि तुम्हें क्या करना है। एक टास्क चुनो, एक ही टास्क पर फोकस करो, एक साथ कई टास्क मत लो। दूसरा स्टेप, टाइमर लगाओ 25 मिनट का। फोन का टाइमर इस्तेमाल कर सकते हो या कोई अलग टाइमर खरीद सकते हो। तीसरा स्टेप, 25 मिनट काम करो, बीच में मत रुको, फोन मत देखो, किसी से बात मत करो, सिर्फ काम करो। चौथा स्टेप, जब टाइमर बजे तो 5 मिनट का ब्रेक लो, उठो, टहल लो, पानी पी लो, आंखें बंद कर लो, पर फोन मत उठाओ। पांचवा स्टेप, फिर से टाइमर लगाओ 25 मिनट का और काम करो। छठा स्टेप, 4 पोमोडोरोस के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लो। इस ब्रेक में तुम खा सकते हो, टहल सकते हो या बस आराम कर सकते हो। ए सुमन कहते हैं, इस तकनीक को अपनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखो। एक पोमोडोरो को बीच में मत तोड़ो। अगर कोई जरूरी काम आ जाए तो उसे अगले ब्रेक में करो या फिर वो पोमोडोरो कैंसिल करके नया शुरू करो। 2, हर पोमोडोरो के बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। कितना काम हुआ, क्या कंप्लीट हुआ, ये लिखो। इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। 3, शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 25 मिनट लगातार फोकस करना आसान नहीं, पर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। 4, पोमोडोरो सिर्फ काम के लिए नहीं है। तुम इसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए भी कर सकते हो, एक्सरसाइज के लिए भी, किसी भी ऐसे काम के लिए जिसमें फोकस चाहिए। ए सुमन एक स्टडी का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि पोमोडोरो तकनीक से प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ जाती है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 30% मतलब हर 10 घंटे के काम में 3 घंटे की बचत। एक और महत्वपूर्ण बात, पोमोडोरो तकनीक से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम हर पोमोडोरो के बाद देखते हैं कि कितना काम हुआ तो हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सुमन कहते हैं, इस तकनीक को आज से ही ट्राई करो। सिर्फ एक पोमोडोरो 25 मिनट, फिर देखो कितना काम होता है, फिर बताओ। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुमने कभी पोमोडोरो तकनीक ट्राई की है? तुम एक समय में कितनी देर फोकस कर पाते हो? क्या तुम ब्रेक्स लेते हो काम के बीच में? आज एक पोमोडोरो ट्राई करोगे? छठे अध्याय में ए सुमन एक बहुत ही कॉमन मिथ के बारे में बात करते हैं, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा काम कर सकते हैं, पर सच ये है कि मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को घटाती है, बढ़ाती नहीं। ए सुमन कहते हैं, मल्टीटास्किंग सिर्फ एक भ्रम है। असल में हम एक साथ कई काम नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं, और हर स्विच में हमारा समय और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक घट जाती है। यानी अगर तुम एक साथ 2 काम कर रहे हो तो तुम उतना नहीं कर पा रहे जितना एक काम करके कर सकते थे। ए सुमन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो और साथ में फोन पर बात कर रहे हो। क्या तुम दोनों काम ठीक से कर पा रहे हो? नहीं, तुम्हारा ध्यान बटा हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो तुम सही रिएक्शन नहीं दे पाओगे। यही हाल हमारे रोज के कामों का है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। सब काम अधूरे या खराब होते हैं। ए सुमन मल्टीटास्किंग के खिलाफ कई वैज्ञानिक कारण बताते हैं। पहला कारण, हमारा दिमाग एक साथ कई कामों के लिए नहीं बना। ये सीरियल प्रोसेसर है, पैरेलल नहीं। ये एक समय में एक ही काम अच्छे से कर सकता है। दूसरा कारण, हर स्विच में हमारे दिमाग को वापस फोकस होने में समय लगता है। ये समय 20-25 मिनट तक हो सकता है। अगर तुम हर 10 मिनट में काम बदलते हो तो तुम कभी भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। तीसरा कारण, मल्टीटास्किंग से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। जब दिमाग पर एक साथ बहुत काम का दबाव होता है तो वो थक जाता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। चौथा कारण, मल्टीटास्किंग से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होती है। क्रिएटिव काम के लिए दिमाग को आराम चाहिए, स्पेस चाहिए। जब दिमाग पर बहुत दबाव होता है तो नए विचार नहीं आते। आजू सुमन कहते हैं, मल्टीटास्किंग की जगह सिंगल टास्किंग अपनाओ। एक समय में एक ही काम करो, उसे पूरा करो, फिर अगला काम शुरू करो। सिंगल टास्किंग के कई फायदे हैं। पहला, काम की क्वालिटी बेहतर होती है। दूसरा, काम जल्दी होता है। तीसरा, हम कम थकते हैं। चौथा, हमें सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है। आजो सुमन सिंगल टास्किंग को अपनाने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। पहला टिप, अपने कामों की लिस्ट बनाओ, उन्हें प्रायोरिटी दो, सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करो। दूसरा टिप, एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करो,
दूसरे कामों को अभी के लिए भूल जाओ। तीसरा टिप, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। फोन बंद करो, नोटिफिकेशन बंद करो, दरवाजा बंद करो। चौथा टिप, ब्रेक लो। 60-90 मिनट काम के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो, इससे दिमाग रिफ्रेश होगा। पांचवा टिप, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। देखो कितना काम हुआ, इससे मोटिवेशन मिलेगा। आजू सुमन कहते हैं, सिंगल टास्किंग को आदत बनाने में समय लगता है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि तुम कम काम कर रहे हो, पर धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम पहले से ज्यादा काम कर रहे हो, और वो भी बेहतर क्वालिटी में। चैप्टर 7, डिजिटल डिटॉक्स, फोन की लत से छुटकारा। 7वें अध्याय में ए सुमन एक बहुत ही अहम विषय पर बात करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स। आज के समय में हम सब फोन के आदी हो चुके हैं। हर 5-10 मिनट में हम फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी आदत है और सबसे बड़ी समस्या भी। ए सुमन बताते हैं कि एक औसत इंसान दिन में 3-4 घंटे फोन पर बिताता है। ये हफ्ते में 25 घंटे, महीने में 100 घंटे, साल में 1200 घंटे बनता है। सोचो, अगर तुम ये समय किसी यूजफुल काम में लगाते तो तुम कितना कुछ सीख सकते थे, कितना कुछ बना सकते थे। फोन की लत हमारे फोकस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर लाइक, ये सब हमारा ध्यान भटकाते हैं, और एक बार ध्यान भटके तो वापस लौटने में समय लगता है। ए सुमन कहते हैं, फोन की लत कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेलिबरेटली डिजाइन की गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब ऐप्स इस तरह बनाए गए हैं कि तुम्हें बार बार उन्हें चेक करने का मन करे। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है और तुम्हें और चाहिए होता है। इस लत से छुटकारा पाना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। ए सुमन डिजिटल डिटॉक्स के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। पहला टिप, नोटिफिकेशन बंद करो। सारे अनावश्यक ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दो, सिर्फ कॉल और मैसेज के रखो। इससे तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। दूसरा टिप, फोन को दूर रखो। जब तुम काम कर रहे हो तो फोन को दूसरे कमरे में रखो, ऐसी जगह जहां से उसकी आवाज ना आए। जब तुम सो रहे हो तो फोन को बेडरूम से बाहर रखो। तीसरा टिप, निश्चित समय तय करो। दिन में 2-3 बार फोन चेक करो, जैसे सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 7 बजे। बाकी समय फोन को इग्नोर करो। चौथा टिप, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया फ्री रखो। उस दिन कोई भी सोशल मीडिया ऐप मत खोलो, देखो कितना फर्क पड़ता है। पांचवा टिप, फोन की जगह दूसरी चीजें रखो। जब भी तुम बोर हो तो फोन मत उठाओ, कोई किताब पढ़ लो, म्यूजिक सुन लो, टहल लो, किसी से बात कर लो। ए सुमन बताते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, तुम बेहतर सोच पाते हो। एक और फायदा यह है कि तुम्हारे पास रियल लाइफ के लिए समय बढ़ जाता है। परिवार के साथ समय बिता सकते हो, दोस्तों से मिल सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो। ए सुमन कहते हैं, फोन एक टूल है, मास्टर नहीं। ये तुम्हारी सर्विस में है, तुम इसकी सर्विस में नहीं। इसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से करो। पहले दिन सिर्फ 1 घंटा फोन से दूर रहो, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे। धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, तुम दिन में कितने घंटे फोन पर बिताते हो? क्या तुम फोन की लत से परेशान हो? क्या तुमने कभी डिजिटल डिटॉक्स ट्राई किया है? आज तुम 1 घंटा फोन से दूर रह सकते हो। चैप्टर 8, एकाग्रता के लिए मेडिटेशन, मेडिटेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन। 8वें अध्याय में ए सुमन एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली तकनीक के बारे में बताते हैं, मेडिटेशन। ये कोई धार्मिक या आध्यात्मिक चीज नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तरीका है अपने दिमाग को काबू में करने का। ए सुमन बताते हैं कि मेडिटेशन का सीधा संबंध हमारे फोकस से है। जितना तुम मेडिटेशन करोगे उतना तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे दिमाग की भटकने की आदत को कम करता है। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत रहता है और हम ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं। ए सुमन कई साइंटिफिक स्टडीज का जिक्र करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्ते मेडिटेशन करने से दिमाग के उन हिस्सों में ग्रोथ हुई जो फोकस और मेमोरी से जुड़े हैं। एक और स्टडी में पाया गया कि मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पर मेडिटेशन करना आसान नहीं है। शुरू में तुम्हें बहुत मुश्किल होगी,
दिमाग भटकेगा, तरह तरह के विचार आएंगे, पर ये नॉर्मल है। धीरे धीरे अभ्यास से ये आसान हो जाएगा। सुमन शुरुआत के लिए कुछ सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स बताते हैं। पहली टेक्निक, सांस पर ध्यान दो। किसी शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, बस यही सोचो। जब भी मन भटके फिर से सांस पर ले आओ। 5 मिनट से शुरू करो। दूसरी टेक्निक, मंत्र जाप। कोई एक शब्द चुनो, ओम या शांति या कोई और, उसे मन ही मन दोहराओ। इससे दिमाग को एक पॉइंट मिल जाता है और वो भटकता नहीं। तीसरी टेक्निक, बॉडी स्कैन। आंखें बंद करो और अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दो। पैर के अंगूठे से शुरू करो, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ो, सिर तक पहुंचो। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर को आराम मिलता है। चौथी टेक्निक, माइंडफुलनेस। जो भी करो पूरे ध्यान से करो। खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, फोन मत देखो, टीवी मत देखो, बस खाने पर ध्यान दो। टहलो तो सिर्फ टहलो, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दो। सुमन कहते हैं, मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। रोज एक ही समय पर करो। सुबह उठते ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि तब दिमाग फ्रेश होता है। शुरू में 5 मिनट से शुरू करो, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाओ। सुमन कहते हैं, मेडिटेशन की कोई लिमिट नहीं है, जितना करोगे उतना फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मेडिटेशन का असर तुरंत नहीं दिखता। ये एक धीमी प्रक्रिया है। कुछ हफ्तों बाद तुम फर्क महसूस करने लगोगे। तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, तुम ज्यादा फोकस कर पाओगे, तुम कम चिड़चिड़े होगे। सुमन कहते हैं, मेडिटेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मेडिटेशन ही एक ऐसा टूल है जो हमें शांति और फोकस दे सकता है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुमने कभी मेडिटेशन किया है? तुम्हारा दिमाग कितनी देर शांत रह पाता है? आज 5 मिनट मेडिटेशन ट्राई करोगे? मेडिटेशन से तुम्हें क्या फायदा हो सकता है? चैप्टर 9, अपने समय का सदुपयोग, टाइम ब्लॉकिंग। 9वें अध्याय में सुमन एक बहुत ही प्रभावी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में बताते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। ये तकनीक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, सब। ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से सक्सेसफुल लोग अपने समय को इसी तरह मैनेज करते आए हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने पूरे दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट देना और हर ब्लॉक में एक निश्चित काम तय कर देना। जैसे सुबह 9 से 10 ईमेल चेक करना, 10 से 12 डीप वर्क, 12 से 1 मीटिंग वगैरह। ये सुनने में बहुत साधारण सा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। सुमन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपना दिन बिना किसी प्लान के शुरू करते हैं। वो सुबह उठते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है, कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। नतीजा, दिन भर तो भाग दौड़ करते हैं, पर शाम को लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट काम अधूरे रह जाते हैं और जो लेस इंपॉर्टेंट काम है वो भी ठीक से नहीं हो पाते। टाइम ब्लॉकिंग इस समस्या का समाधान है। जब तुम अपने दिन का पहले से प्लान बना लेते हो तो तुम्हारा दिमाग तैयार रहता है। तुम जानते हो कि अगला काम क्या है, इसलिए तुम बीच में नहीं भटकते। तुम्हें हर बार ये नहीं सोचना पड़ता कि अब क्या करना है, वो फैसला तुम पहले ही कर चुके हो। सुमन टाइम ब्लॉकिंग के कई फायदे बताते हैं और हर फायदे को विस्तार से समझाते हैं। पहला फायदा, ये तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। जब तुम एक समय पर एक काम करने का फैसला कर लेते हो तो तुम्हें उससे भटकना नहीं चाहिए। शुरू में ये मुश्किल होगा, तुम्हारा मन बार बार कहीं और जाएगा, कोई और काम करने का मन करेगा। पर अगर तुम अपने प्लान पर टिके रहोगे तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो तुम बिना किसी एफर्ट के अपने स्केड्यूल के अनुसार चलोगे। दूसरा फायदा, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं ये काम करने के लिए, तो तुम उतना ही टाइम लगाते हो, न ज्यादा न कम। तुम उन 2 घंटों में पूरी तरह से फोकस करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके बाद अगला काम है। ये डेडलाइन का प्रेशर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा फायदा, ये तुम्हें स्ट्रेस से बचाता है। जब तुम्हारा दिन ऑर्गेनाइज्ड होता है तो तुम्हें ये चिंता नहीं रहती कि क्या करना है क्या नहीं। सब कुछ प्लान होता है। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास हर काम के लिए समय है और तुम उस समय में उतना ही काम करोगे। इससे एंग्जाइटी कम होती है और तुम शांत रहते हो। चौथा फायदा, ये तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस देता है। जब तुम अपने काम के घंटे फिक्स कर लेते हो तो बाकी समय परिवार और आराम के लिए बचता है। बहुत से लोग काम और निजी जीवन के बीच बैलेंस नहीं बना पाते क्योंकि उनका कभी कोई स्केड्यूल नहीं होता।
टाइम ब्लॉकिंग से तुम क्लियर बाउंड्रीज बना सकते हो। ये समय काम का है, ये समय परिवार का। 5वां फायदा, ये तुम्हें अपने समय का हिसाब रखना सिखाता है। जब तुम ब्लॉक्स बनाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि किस काम में कितना समय लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये काम 1 घंटे में हो जाएगा, पर असल में 3 घंटे लग जाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग से तुम अपनी एस्टिमेशन स्किल्स सुधार सकते हो। आइए सुमन टाइम ब्लॉकिंग करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, बहुत विस्तार से। पहला स्टेप, 1 दिन पहले प्लान करो। रात को सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल बना लो। इसके लिए रोज 10-15 मिनट निकालो। एक डायरी लो या कैलेंडर ऐप खोलो और अगले दिन के हर घंटे के लिए एक काम लिखो। ये आदत डालो। सुबह उठकर प्लान बनाने से अच्छा है रात को ही बना लो। इससे सुबह तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा और तुम प्लान के अनुसार काम कर पाओगे। दूसरा स्टेप, अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले रखो। सुबह के समय जब तुम फ्रेश हो तो सबसे मुश्किल काम करो। ये वो काम है जिनमें सबसे ज्यादा फोकस चाहिए, जिन्हें तुम अक्सर टालते हो। उन्हें सुबह के ब्लॉक्स में रखो। दोपहर बाद हल्के काम रखो, ईमेल चेक करना, फोन कॉल्स, रूटीन का काम। तीसरा स्टेप, रियलिस्टिक बनो। एक दिन में उतना ही काम रखो जितना हो सके। बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो एक दिन में 20 घंटे का काम रख लेते हैं, फिर जब वो पूरा नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। ईमानदारी से एस्टिमेट करो कि एक काम में कितना समय लगेगा और हर ब्लॉक के बीच थोड़ा बफर टाइम रखो, 10-15 मिनट का। अगर कोई काम ज्यादा टाइम ले ले तो बफर टाइम काम आता है। चौथा स्टेप, ब्रेक्स को भी ब्लॉक करो। लगातार काम मत करो, हर 60 से 90 मिनट के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक रखो। इस ब्रेक में उठो, टहल लो, पानी पी लो, आंखें बंद कर लो, पर फोन मत उठाओ। फोन उठाते ही तुम्हारा फोकस टूट जाएगा और वापस आने में टाइम लगेगा। ये ब्रेक्स तुम्हारे दिमाग को रिफ्रेश करते हैं और तुम अगले ब्लॉक में फिर से पूरी एनर्जी से काम कर पाते हो। 5वां स्टेप, डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करो। जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम ब्लॉक करो तो उस समय फोन बंद करो, नोटिफिकेशन बंद करो, दरवाजा बंद करो। अपने परिवार वालों को बता दो कि अगले 2 घंटे तुम अनअवेलेबल हो। ये बहुत जरूरी है। अगर तुम बीच बीच में फोन देखते रहोगे तो तुम्हारा फोकस टूटेगा और तुम उस ब्लॉक में उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। 6ठा स्टेप, फ्लेक्सिबल रहो। कभी कभी प्लान के अनुसार काम नहीं होता, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग बुला ली जाती है, तो प्लान चेंज करो पर पूरा दिन मत बिगाड़ो। अगर एक ब्लॉक मिस हो जाए तो उसे एडजस्ट करो। हो सकता है तुम लंच ब्रेक छोटा कर लो या शाम का कुछ काम रात में कर लो, पर पूरा दिन मत छोड़ो। 7वां स्टेप, रिव्यू करो। हर शाम सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करो। कितने ब्लॉक्स पूरे हुए, कौन से ब्लॉक्स मिस हुए, क्यों मिस हुए। इससे तुम सीखोगे कि कहाँ सुधार की जरूरत है। हो सकता है तुमने बहुत ज्यादा काम ले लिया था या किसी काम का समय कम आका था। अगले दिन के प्लान में इन सब बातों का ध्यान रखो। असुमन कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग को आदत बनाने में थोड़ा समय लगता है। पहले कुछ दिनों में तुम स्केड्यूल के अनुसार नहीं चल पाओगे, बार बार तुम्हारा मन भटकेगा, तुम बीच में फोन देखोगे, कोई काम ज्यादा टाइम ले लेगा। पर हार मत मानो, रोज प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे कि कितना समय लगता है किस काम में और कैसे प्लान बनाना है। असुमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ काम के लिए नहीं है, तुम अपने पर्सनल समय के लिए भी ब्लॉक्स बना सकते हो। परिवार के लिए समय, दोस्तों के लिए समय, अपने शौक के लिए समय, एक्सरसाइज के लिए समय, सबके लिए ब्लॉक्स बनाओ। बहुत से लोग काम के लिए तो टाइम ब्लॉक करते हैं पर पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। ये गलत है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा काम। उसके लिए भी समय निकालो। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने सपनों के लिए भी टाइम ब्लॉक करो। हर किसी के कुछ सपने होते हैं। एक किताब लिखनी है, एक बिजनेस शुरू करना है, एक नई स्किल सीखनी है, पर रोज के कामों में ये सब दब जाते हैं। इसलिए हर हफ्ते कुछ घंटे अपने सपनों के लिए भी निकालो। उन्हें भी ब्लॉक्स में रखो, जैसे हर संडे सुबह 2 घंटे अपनी किताब लिखने के लिए। असुमन बताते हैं कि एक सफल इंसान अपने समय की सबसे ज्यादा कदर करता है। वो जानता है कि समय वापस नहीं आता, इसलिए वो हर पल का सदुपयोग करता है। वो अपने समय को ऐसे मैनेज करता है जैसे कोई बिजनेसमैन अपने पैसे को मैनेज करता है। आज से ही टाइम ब्लॉकिंग शुरू करो। एक डायरी लो या अपने फोन का कैलेंडर खोलो। कल के लिए ब्लॉक्स बनाओ। हर घंटे के लिए एक काम लिखो और कल उसी के अनुसार चलो। शाम को रिव्यू करो, देखोगे कि तुम पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव हो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, क्या तुम अपने दिन का प्लान बनाते हो या बस बहते चले जाते हो? तुम कितनी बार स्केड्यूल के अनुसार चल पाते हो? क्या तुमने कभी टाइम ब्लॉकिंग ट्राई की है? आज रात कल का प्लान बनाओगे? तुम अपने सपनों के लिए कितना समय निकाल पाते हो? चैप्टर 10, काम की प्राथमिकता।
आइजनहावर मैट्रिक्स। 10वें अध्याय में ए सुमन एक बहुत ही शक्तिशाली टूल के बारे में बताते हैं जो हमें ये तय करने में मदद करता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। ये टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स। इसका नाम अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के नाम पर रखा गया है, जो अपने समय प्रबंधन के लिए मशहूर थे। आइजनहावर मैट्रिक्स एक साधारण सा 2x2 बॉक्स है। एक एक्सिस है अर्जेंट यानी तुरंत करने वाला और नॉट अर्जेंट। दूसरी एक्सिस है इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण और नॉट इंपॉर्टेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 तरह के काम बनते हैं। ए सुमन इन चारों कैटेगरीज को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि हर कैटेगरी के काम को कैसे हैंडल करना चाहिए। पहला कैटेगरी है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट यानी तुरंत और महत्वपूर्ण। ये वो काम है जिन्हें तुरंत करना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कोई डेडलाइन जो आज है, कोई इमरजेंसी, कोई क्राइसिस। इन कामों को सबसे पहले करना है, आज ही करना है, अभी करना है, इन्हें टाला नहीं जा सकता। ए सुमन कहते हैं अगर तुम्हारे पास ऐसे काम हैं तो उन्हें तुरंत करो, पर ध्यान रखो ये कैटेगरी हमेशा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम हर दिन इस कैटेगरी में काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम पहले से प्लान नहीं कर रहे, तुम हर समय आग बुझा रहे हो। दूसरा कैटेगरी है इंपॉर्टेंट पर नॉट अर्जेंट यानी महत्वपूर्ण पर जल्दी नहीं। ये वो काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर जिनकी कोई डेडलाइन नहीं है, जैसे लंबी अवधि के गोल्स, प्लानिंग, सीखना, रिश्ते बनाना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ए सुमन कहते हैं सफल लोग अपना ज्यादातर समय इसी कैटेगरी में बिताते हैं। ये वो काम है जो लॉन्ग टर्म में तुम्हारी लाइफ बदलते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि इनकी कोई डेडलाइन नहीं होती, इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, और ऐसे करते करते ये काम कभी नहीं होते। इनके लिए तुम्हें समय निकालना होगा, इन्हें अपने कैलेंडर में ब्लॉक करना होगा, इन्हें प्रायोरिटी देनी होगी। तीसरा कैटेगरी है अर्जेंट पर नॉट इंपॉर्टेंट यानी तुरंत पर महत्वपूर्ण नहीं। ये वो काम है जिन्हें तुरंत तो करना है पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कुछ फोन कॉल्स, कुछ ईमेल्स, कुछ मीटिंग्स, दोस्तों के अनुरोध। ए सुमन कहते हैं इन कामों को जितना हो सके कम करो, या तो इन्हें किसी और को दे दो, डेलीगेट करो, या फिर बहुत जल्दी निपटा दो। इनमें ज्यादा समय मत लगाओ, ये तुम्हारा समय चुराते हैं और तुम्हें इंपॉर्टेंट कामों से दूर ले जाते हैं। चौथा कैटेगरी है नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट यानी न तो तुरंत न महत्वपूर्ण। ये वो काम है जो बेकार है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना, गॉसिप करना, बिना मतलब का इंटरनेट सर्फिंग। ए सुमन कहते हैं इन कामों को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो, ये तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं और तुम्हें कुछ नहीं देते। अगर तुम आराम करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी है, जैसे किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना, टहलना। ये सब इंपॉर्टेंट है पर बिना मतलब की गतिविधियां नहीं। सुमन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय तीसरे और चौथे कैटेगरी में बिताते हैं। वो अर्जेंट तो बहुत काम करते हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं, या फिर बस समय पास करते हैं। नतीजा, उनके इंपॉर्टेंट काम कभी नहीं होते, उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल कैसे करें। सुमन इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। पहला स्टेप, अपने सभी कामों की एक लिस्ट बनाओ। जितने भी काम तुम्हें करने हैं सब लिख डालो, छोटे बड़े सभी। दूसरा स्टेप, हर काम को देखो और तय करो कि वो अर्जेंट है या नहीं। अर्जेंट का मतलब है कि अगर आज नहीं किया तो कुछ बुरा होगा, जैसे डेडलाइन मिस हो जाएगी या कोई और प्रॉब्लम होगी। तीसरा स्टेप, हर काम को देखो और तय करो कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इससे तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स पर असर पड़ता है, ये तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है। चौथा स्टेप, अब हर काम को मैट्रिक्स में रखो, 4 बॉक्सेस में बांट दो। पांचवा स्टेप, अब प्रायोरिटी तय करो। पहले कैटेगरी 1 के काम करो, फिर कैटेगरी 2 के, कैटेगरी 3 के काम किसी और को दो या बहुत जल्दी निपटाओ, कैटेगरी 4 के काम कंप्लीटली हटा दो। सुमन कहते हैं इस मैट्रिक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें साफ साफ दिखा देता है कि तुम अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हो। अक्सर हमें पता नहीं होता कि हम कितना समय बेकार की चीजों में लगा रहे हैं। जब हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमें एहसास होता है, अरे मैं तो हर दिन 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा हूं, ये कैटेगरी 4 है, इसे हटाना होगा।
एक और फायदा ये है कि ये तुम्हें नो कहना सिखाता है। बहुत से लोग हर रिक्वेस्ट पर हाँ कर देते हैं, फिर उनके पास अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए समय नहीं बचता। जब तुम ये मैट्रिक्स बनाते हो तो तुम्हें पता होता है कि कैटेगरी 3 और 4 के कामों को नो कहना है। असुमन बताते हैं कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से हैं, इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है, सफल लोग और असफल लोगों के बीच फर्क ये नहीं है कि सफल लोग ज्यादा काम करते हैं, फर्क ये है कि सफल लोग सही काम करते हैं। यानी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। 10 बेकार काम करने से अच्छा है 2 महत्वपूर्ण काम करना। असुमन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हर हफ्ते बनाओ। रविवार शाम को 15 मिनट निकालो और अगले हफ्ते के लिए अपने कामों को इस मैट्रिक्स में डालो। इससे तुम्हें पता होगा कि इस हफ्ते किन कामों पर फोकस करना है। साथ ही हर दिन सुबह 5 मिनट निकालो और देखो कि आज के कौन से काम किस कैटेगरी में आते हैं। इससे तुम्हारा दिन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और तुम सही कामों पर फोकस कर पाओगे। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम अपना ज्यादातर समय किस कैटेगरी में बिताते हो? क्या तुम कैटेगरी 2 के कामों के लिए समय निकाल पाते हो? तुम कैटेगरी 4 के कामों को पहचान सकते हो? आज अपने कामों को इस मैट्रिक्स में डालोगे। 11वें अध्याय में ए सुमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बताते हैं, डेलीगेशन, यानी काम दूसरों को सौंपना। ये स्किल बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं और फिर भी कुछ होता नहीं। ए सुमन कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ खुद करना अच्छी बात है। वो सोचते हैं कोई मुझसे अच्छा नहीं कर सकता, मुझे हर चीज पर नजर रखनी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। ये सोच गलत है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। सच ये है कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, सीमित क्षमता है। अगर तुम सब कुछ खुद करने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे और फिर भी सब काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए डेलीगेशन सीखना बहुत जरूरी है, यानी दूसरों को काम सौंपना सीखो। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। ये दिखाता है कि तुम एक लीडर हो, एक मैनेजर हो। ए सुमन डेलीगेशन के कई फायदे बताते हैं। पहला फायदा, तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट कामों के लिए समय बचता है। जब तुम छोटे मोटे काम दूसरों को सौंप दोगे तो तुम उन कामों पर फोकस कर पाओगे जो सच में इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। दूसरा फायदा, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है। जब तुम पर काम का बोझ कम होगा तो तुम कम थकोगे, कम चिड़चिड़े होगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेटर रहेगी। तीसरा फायदा, दूसरों को सीखने का मौका मिलता है। जब तुम किसी को काम सौंपते हो तो उसे नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, उसकी स्किल्स बढ़ती हैं, वो तुम्हारा भरोसा महसूस करता है। चौथा फायदा, काम की क्वालिटी बढ़ती है। जब हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है तो ओवरऑल क्वालिटी बेहतर होती है। तुम हर काम एक्सपर्ट लेवल पर नहीं कर सकते, कोई और उस काम में तुमसे बेहतर हो सकता है। पांचवा फायदा, तुम्हारा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। जब तुम सब कुछ खुद करोगे तो तुम एक पॉइंट पर अटक जाओगे। जब तुम दूसरों को काम सौंपोगे तो तुम और आगे बढ़ सकोगे और बड़ा सोच सकोगे। पर डेलीगेशन करना इतना आसान नहीं है, इसमें भी एक कला है। ए सुमन डेलीगेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताते हैं। पहला टिप, सही काम चुनो। सभी काम दूसरों को नहीं सौंपे जा सकते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, क्रिएटिव वर्क, क्लाइंट मीटिंग्स। वो काम मत सौंपो। बाकी काम, रूटीन वर्क, डेटा एंट्री, रिसर्च, छोटे मोटे टास्क्स, ये सब सौंप सकते हो। दूसरा टिप, सही इंसान चुनो। हर काम किसी को भी मत सौंप दो। देखो कि उस काम के लिए कौन सूटेबल है, किसके पास उस काम की स्किल है, किसके पास उस काम का एक्सपीरियंस है, किसे वो काम सीखने में इंटरेस्ट है। सही इंसान को काम दो। तीसरा टिप, साफ साफ बताओ। जब तुम काम सौंपो तो पूरी जानकारी दो। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, सब क्लियर बताओ। कोई कंफ्यूजन मत छोड़ो। हो सके तो लिख कर दे दो। चौथा टिप, जरूरी रिसोर्सेज दे दो। जिसे तुम काम दे रहे हो उसके पास वो सब होना चाहिए जो काम के लिए जरूरी है। इंफॉर्मेशन, टूल्स, अथॉरिटी। अगर उसके पास कुछ कमी है तो वो काम नहीं कर पाएगा। पांचवा टिप, भरोसा करो। काम देने के बाद पीछे मत बैठो कि वो कैसे कर रहा है। उसे स्पेस दो, उसे अपने तरीके से काम करने दो। हर स्टेप पर इंटरवीन मत करो, इससे उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा। छठा टिप, फीडबैक लो। काम कंप्लीट होने के बाद उससे पूछो कि कैसा रहा एक्सपीरियंस,
क्या मुश्किलें आईं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, इससे अगली बार और बेहतर होगा। 7वां टिप, क्रेडिट दो। जब काम अच्छा हो तो उसकी तारीफ करो, सबके सामने उसका नाम लो। ये उसे मोटिवेट करेगा और आगे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। ए सुमन कहते हैं, डेलीगेशन सीखना एक प्रोसेस है। पहले तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा। तुम सोचोगे इसे करने में तो मुझे 1 घंटा लगता, उसे समझाने में ही 2 घंटे लग गए। पर यह शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। लॉन्ग टर्म में देखो, आज तुमने उसे 2 घंटे समझाया, कल वो खुद 1 घंटे में कर लेगा, परसों 30 मिनट में, और फिर तुम हमेशा के लिए उस काम से फ्री हो जाओगे। इसलिए शुरू में थोड़ा पेशेंस रखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट कामों के लिए कितना समय बच गया है। ए सुमन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, डेलीगेशन सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए नहीं है, घर के कामों के लिए भी ये जरूरी है। परिवार के सदस्यों के बीच काम बांटो, बच्चों को भी छोटे मोटे काम दो। इससे सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और तुम्हारा बोझ कम होता है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, क्या तुम दूसरों को काम सौंप पाते हो? तुम कौन से काम दूसरों को सौंप सकते हो? क्या तुम्हें डेलीगेशन में मुश्किल होती है? क्यों? आज एक काम किसी और को सौंपोगे। 12वें और आखिरी अध्याय में ए सुमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, सेल्फ केयर, यानी अपना ख्याल रखना। फोकस की बात करते करते हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो मशीन काम कर रही है उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। ए सुमन कहते हैं, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर ये खराब हो गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। बहुत से लोग सेल्फ केयर को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं पहले काम कर लूं फिर आराम करूंगा, अभी थोड़ा और मेहनत कर लूं बाद में आराम कर लूंगा। पर ऐसा करते करते वो बर्नआउट में चले जाते हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, उनका हेल्थ खराब हो जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ बिगड़ जाती है। ए सुमन सेल्फ केयर के 4 मुख्य पहलुओं के बारे में बताते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। शारीरिक सेल्फ केयर यानी अपने शरीर का ख्याल रखना, सही खाना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित एक्सरसाइज करना। ए सुमन कहते हैं, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा वाहन है। अगर यही खराब हो जाए तो तुम कहीं नहीं जा पाओगे। इसलिए रोज 7-8 घंटे की नींद लो, हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड से बचो, रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करो, टहलना, योगा या जिम। शरीर को आराम दो। जब शरीर थका हुआ हो तो उसे आराम दो और काम मत करो। मानसिक सेल्फ केयर यानी अपने दिमाग का ख्याल रखना। दिमाग को भी आराम चाहिए। लगातार सोचते रहने से दिमाग थक जाता है। इसलिए दिन में कुछ समय निकालो जब तुम कुछ ना सोचो। मेडिटेशन करो, किताब पढ़ो, म्यूजिक सुनो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा दिमाग शांत हो। नई चीजें सीखो, इससे दिमाग एक्टिव रहता है। पर जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन मत लो। न्यूज़, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। भावनात्मक सेल्फ केयर यानी अपनी भावनाओं का ख्याल रखना। अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत, उन्हें पहचानो, उन्हें एक्सेप्ट करो। जब दुख हो तो रो लो, जब गुस्सा आए तो उसे निकालो, पर सही तरीके से। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो, अपनी फीलिंग्स जर्नल में लिखो। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें अच्छा फील कराते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। आध्यात्मिक सेल्फ केयर यानी अपनी आत्मा का ख्याल रखना। इसका मतलब धार्मिक होना नहीं है, इसका मतलब है खुद से जुड़ना, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें लगे कि तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए जी रहे हो। प्रकृति में समय बिताओ, मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। सुमन कहते हैं, सेल्फ केयर कोई स्वार्थ नहीं है, ये आवश्यकता है। जैसे हवाई जहाज में इमरजेंसी में पहले अपना मास्क लगाने को कहा जाता है, फिर दूसरों की मदद करने को, वैसे ही जिंदगी में भी पहले अपना ख्याल रखो, फिर दूसरों का। अगर तुम खुद थके हुए हो, स्ट्रेस्ड हो, बीमार हो, तो तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। तुम अपना काम भी ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ केयर को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। सुमन सेल्फ केयर को डेली रूटीन में शामिल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। पहला टिप, अपने दिन में सेल्फ केयर के लिए टाइम ब्लॉक करो। जैसे तुम काम के लिए ब्लॉक्स बनाते हो, वैसे ही सेल्फ केयर के लिए भी ब्लॉक्स बनाओ। सुबह 10 मिनट मेडिटेशन के लिए, शाम 30 मिनट वॉक के लिए, रात 10 बजे सोने के लिए। दूसरा टिप, नो कहना सीखो। जब तुम थके हो तो और काम मत लो। जब तुम्हारा मन न हो तो सोशल कमिटमेंट्स को मना कर दो। अपनी लिमिट पहचानो। तीसरा टिप, अपने शरीर की सुनो। जब वो थका हुआ हो तो आराम करो, जब भूखा हो तो खाना खाओ, जब प्यासा हो तो पानी पियो। शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। चौथा टिप, डिजिटल डिटॉक्स करो। हर दिन कुछ घंटे बिना फोन के रहो।
हर हफ्ते एक दिन बिना सोशल मीडिया के रहो, इससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। 5वां टिप, अपने शौक के लिए समय निकालो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद है। पेंटिंग, म्यूजिक, कुकिंग, बागवानी, ये तुम्हें रिफ्रेश करेगा। 6वां टिप, लोगों से जुड़ो, अकेले मत रहो। दोस्तों से मिलो, परिवार के साथ समय बिताओ। अच्छे रिश्ते सेल्फ केयर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। सुमन कहते हैं, सेल्फ केयर कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक आदत है जिसे रोज प्रैक्टिस करना है। जितना तुम अपना ख्याल रखोगे उतना तुम दूसरों के लिए भी बेटर हो पाओगे, उतना तुम अपने काम के लिए भी बेटर हो पाओगे। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, तुम अपने लिए कितना समय निकाल पाते हो? तुम्हारी सेल्फ केयर रूटीन क्या है? क्या तुम अपने शरीर और दिमाग के सिग्नल सुन पाते हो? आज अपने लिए क्या करोगे? दोस्तों, हम इस सफर के आखिर में आ गए हैं। सुमन की मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि फोकस क्या है, ये क्यों जरूरी है। हमने समझा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम क्यों भटकते हैं। हमने सीखा ध्यान भटकने के 7 कारण और उनका समाधान। हमने जाना डीप वर्क का फॉर्मूला, पोमोडोरो तकनीक का जादू, मल्टीटास्किंग का झूठ, डिजिटल डिटॉक्स का तरीका, एकाग्रता के लिए मेडिटेशन, टाइम ब्लॉकिंग की ताकत, काम की प्राथमिकता का टूल, डेलीगेशन की कला और सबसे जरूरी सेल्फ केयर का महत्व। ये सारी टेक्निक्स और टूल्स बहुत पावरफुल है, पर ये तभी काम करेंगे जब तुम इन्हें प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, एक एक टेक्निक को अपनाओ, देखो कौन सी तुम्हारे लिए सबसे इफेक्टिव है। याद रखो, फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक मांसपेशी है जिसे एक्सरसाइज करके मजबूत किया जा सकता है। जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत होगा। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक फोकस रखो, सफल रहो। दोस्तों, ये थी सुमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की कहानी। इस ऑडियो बुक में हमने सीखा कि कैसे अपने बिखरे हुए मन को एक जगह केंद्रित करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाना है और कैसे अपने समय का अधिकतम उपयोग करना है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जो हमेशा कहते हैं कि समय नहीं मिलता या मन नहीं लगता। स्टोरीज ऑफ जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आप तक आती रहें। कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप कौन सी टेक्निक सबसे पहले अप्लाई करोगे। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक फोकस रखो,